हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। मैं हूं अजय चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला कैंट। इससे पहले लेक्चर में हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के बाद अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सूरज से पृथ्वी तक आती है वो कोई एक नहीं है। अब ये देखो, इस तरह की तरंग है। यहाँ पर क्या है, तरंग के बीच की लंबाई बहुत कम है, इनकी वेवलेंथ इनकी बहुत कम है या आवृत्ति इनकी ज़्यादा है। एक ही बात है, जैसे ही मैं कहूँगा वेवलेंथ कम है तो इसका दूसरा सिरा क्या हो गया, आवृत्ति ज़्यादा है, ये कह देना, उसी में निहित है ये बात। तो यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे और बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। तो लगातार वेवलेंथ बढ़ती हुई है, तो यानी कि यहाँ पे लगातार फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है और लगातार उसकी एनर्जी भी कम है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सूरज से आ रही है। अब उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ हमने ग्रुपिंग कर दी और उन ग्रुप्स के उसके नाम रख दिए। जैसे ये पहला ग्रुप है गामा रेज, दूसरा एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल। ये विजिबल जिसको हम कहते हैं ना, सूरज से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश केवल एक छोटा सा पार्ट है विजिबल। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो आ रहे हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। देखिए यहाँ पर कम छोटी तरंगे हैं और वहाँ पे बड़ी तरंगे हैं। यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ है, यहाँ पर छोटी तरंगे हैं। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब फ्रीक्वेंसी लोअर है, फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी कम है। यहाँ पर क्या है, छोटी तरंगे है। छोटी तरंगे का मतलब हायर फ्रीक्वेंसी है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी है। तो जब हम सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्लॉट कर देते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये कंटिन्यूअस एनर्जी है, वहां से कंटिन्यूअस है, कोई ब्रेक तो नहीं है इसके अंदर। हम ब्रेक डाल के समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एक्सरे मान लेते हैं, कोई एक निश्चित ऐसा नहीं है, कोई गैप बीच में आता है। हमने बस एक मान लिया कि यहाँ तक का एक लिमिट को कह देते हैं गामा रेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है। थोड़ी सी कम एनर्जी है, थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी, उसको एक्स रेज। तो जैसे जैसे वो एनर्जी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है या लंबाई बढ़ती है, तो उसको हम दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क आ जाता है। तो इसी तरह के कॉन्टिन्यूअस रेडिएंट एनर्जी को जब प्लॉट कर दिया ना, ड्रॉ कर दिया, कैसे किया, एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। या तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कर दिया या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कर दिया। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या, बढ़ती हुई वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कर दिया या घटती हुई वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कर दिया। फ्रीक्वेंसी से कैसे, या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की तरफ कर दिया या कम से ज़्यादा की तरफ अरेंज करके प्लॉट कर दें। तो वो जो प्लॉट किया हुआ डायग्राम है, वो चार्ट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो यहाँ से देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ शॉर्ट वेव से लॉन्ग वेव्स की तरफ किया है। इससे उल्टा भी कर सकते हो, लॉन्ग वेव से शॉर्ट वेव की तरह भी आप प्लॉट कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ से लेकर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ ये अरेंज किया हुआ है। और ज़्यादा आवृत्ति की कौन सी है, जो छोटी तरंगे हैं वो ज़्यादा आवृत्ति की तरंगे हैं, और जो लंबी तरंगे हैं वो छोटी आवृत्ति की तरंगे हैं, वो इस तरफ अरेंज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी अरेंज कर दें जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसको प्लॉट कर दें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है, वो सारी की सारी प्रदर्शित की जाती है। तो EMR में क्या, बहुत वाइड रेंज हो जाती है वेवलेंथ की। अब देखो वेवलेंथ की कितनी है, यहाँ पे 10⁻⁻12 या 10⁻⁻13 से स्टार्ट हो रही है गामा रेज। यानी कि 1 मीटर का इतना, 1 के नीचे 12 जीरो लगा दो, इतना छोटा हिस्सा आ जाता है ये। कि 1 नैनोमीटर बताया था ना,
10 पावर -9 एक नैनोमीटर होता है, उसका भी 1000वां हिस्सा 10 पावर -12 कहलाता है, जो कि गामा रेज है। वहां से लेकर 10 पावर 3 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर लंबी इस पॉइंट एक श्रिंक से दूसरे श्रिंक के बीच में कितना है जो आगे जाएगी, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा कि इतनी लंबी तरंगें भी हो सकती है। कि एक एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, एटम को ही हम नहीं देख सकते, न्यूक्लियस तो उससे भी छोटा है, वहां से लेके इतनी दूरी से लेकर 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी तक इतनी रेंज है वेवलेंथ की। और उनको ग्रुप किया जाता है कुछ टाइप्स के अंदर, जो कि सिमिलरिटी है उसमें वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में, जिसकी वजह से उनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज हो जाती है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, ये कोई एक नहीं है, ये पूरा का पूरा एक रेंज है जिसको हमने गामा रेज कह दिया। वो सबकी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत छोटी तरंगे है, बहुत हाई एनर्जी की तरंगे हैं। वो कोई स्ट्रिक्ट डिवाइडिंग लाइन नहीं है उनके बीच में, एक स्पेक्ट्रल रीजन से दूसरे स्पेक्ट्रल रीजन के अंदर कोई स्ट्रिक्ट डिवाइडिंग लाइन नहीं है उसके अंदर। कहाँ पर एक्स रेज शुरू होती है और गामा रेज खत्म हो जाती है, कोई डेफिनेट ऐसा कोई लाइन नहीं है। बस वो एक सहूलियत के हिसाब से वो मान लिया है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी गामा रेज, उससे थोड़ी सी कम एनर्जी एक्स रेज, उससे थोड़ी और कम एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज कहलाती हैं। ये देखें साइज के अकॉर्डिंग अगर देखें, ये वेवलेंथ का साइज, ये न्यूक्लियस जितना है यहाँ पर, और एक्स रेज का एटम जितना साइज है, अल्ट्रावायलेट का मॉलिक्यूल जितना साइज हो जाएगा। मॉलिक्यूल को भी हम देख नहीं पाते, इतना छोटा है। विजिबल का बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जो इस तरह के बैक्टीरिया एक कोशीय जीव होते हैं, लगभग जितने छोटे वो होते हैं जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, इतनी छोटी ये विजिबल लाइट होती है, उसके जो वेवलेंथ है वो इतनी छोटी होती है। इंफ्रारेड एक सुई की नोक के बराबर इंफ्रारेड उस इतनी वो वेवलेंथ होती है। पर माइक्रोवेव और रेडियो वेव में फिर ये ह्यूमन साइज के बराबर माइक्रोवेव्स होंगी, और एक बिल्डिंग या किलोमीटर तक जाती हुई वो रेडियो वेव्स कहलाती हैं। फ्रीक्वेंसी देखें, इनकी फ्रीक्वेंसी बताया ना, छोटी तरंग है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 10 पावर 20 इतनी हर्ट्ज, 10 की पावर 20 इतने टाइम, 10 के आगे 20 जीरो लगा लो, कितने वो फिगर बनेगा, उतनी फ्रीक्वेंसी से लेकर 10 पावर 4 तक की फ्रीक्वेंसी तक के ये रेंज है। तो इसमें चाहे गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट तरह से डिस्क्राइब कर ले, चाहे उस सिरे से कर लें, ये लंबी तरंगे वहाँ रख सकते हैं, छोटी तरंगे यहाँ रख सकते हैं, कैसे भी हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। इसमें देखते हैं दोबारा से, इसके समझने की कोशिश करते हैं। गामा रेज, एक्स रेज, गामा रेज क्या, यह नैनोमीटर में दिखा रखी है, देखो यहाँ पर। इसको माइक्रोमीटर में, मीटर में, किसी में भी, मीटर या उसके सब फैक्टर में किसी में भी डिनोट कर सकते हैं। तो पता होना चाहिए नैनोमीटर और माइक्रोमीटर मीटर का रिलेशन। ये यहाँ 0.01 नैनोमीटर लिख दिया, यहाँ पे 1 नैनोमीटर, ये 100 नैनोमीटर, यह 0.01 या मिलीमीटर के अंदर डिस्क्राइब कर दिया, यहाँ सेंटीमीटर में या मीटर में। तो ये इंटरचेंज हमें करना आना चाहिए समझने के लिए। गामा रेज को कोई गंभीर बीमारियां, उनके इलाज के अंदर मेडिकल यूज के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी क्रिएट की जाती हैं और वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। गामा रेज आ रही हैं सन से या स्टार से, जो आउटर स्पेस में वो किरणें लगातार आ रही हैं, पर धरती तक पहुँच नहीं पाती, धरती से पहले ही हमारे वायुमंडल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्स रेज भी ये बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी तरंगे हैं। एक्सरे वही एक्सरे हैं, जब कोई फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्सरे लेते हैं, एक फिल्म लेते हैं। ये क्या, दोनों की दोनों तरंगे ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली हैं, इसमें हाई एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि हमारे शरीर के अंदर भी घुस जाती हैं,
हमारी स्किन को क्रॉस करके हमारे मांस के अंदर से क्रॉस हो सकती हैं ये, पर हड्डी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, हड्डी को क्रॉस नहीं कर पाती। इसलिए हड्डी में कहीं फ्रैक्चर है, उस फ्रैक्चर का गैप है, उसमें से क्रॉस करके चली जाती हैं और उसकी एक फिल्म बन जाती है वहाँ से। तो डॉक्टर देख के उस फिल्म को पता लगा लेता है ये फ्रैक्चर है वहाँ पर। तो एक्सरे ये भी आउटर स्पेस या स्टार्स हैं और सन है वहाँ से आ रही हैं, पर ये भी धरती तक पहुँच नहीं पाती। ये हमारा आउटर स्पेस है, आइनोस्फीयर है, वहीं पर रुक जाती हैं ये। अदरवाइज ये बड़ी डेंजरस होती है अगर अर्थ तक आती है, तो अर्थ पे जीवन नहीं पनप सकता था। ये हमारे वायुमंडल ने इनसे हमें बचाया हुआ है। अब है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट जो कहते हैं ना, सूरज से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को ओजोन लेयर बचाती है, ये वही पैराबैंगनी किरणें हैं अल्ट्रावायलेट। ये भी हाई फ्रीक्वेंसी किरणें हैं। ये भी अगर हमारी स्किन पे गिर जाए, बॉडी पे गिर जाए, तो कैंसर जैसी बीमारी कर सकती हैं, सनबर्न कर सकती हैं। और इसको ओजोन लेयर रोक लेता है। ओजोन लेयर पता होगा, सबसे नीचे वाली जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, जो कि 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक के एक जोन के अंदर है। उसके बीच में ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप होता है O3, जिसको ओजोन कहते हैं। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है और ये ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक लेती है, नीचे तक नहीं आने देती। इसका मेडिकल में भी इसका यूज़ होता है, स्टरलाइजर में। ये वाटर प्यूरिफायर्स हैं, वाटर प्यूरिफायर में अल्ट्रावायलेट लैंप लगा होता है ताकि वो कीटाणु को, बैक्टीरिया को मार दे। फिर विजिबल जो हम चारों तरफ देखते हैं, डिफरेंट तरह के कलर्स देखते हैं, वो सारे विजिबल और उसी के ही रूप हैं विजिबल लाइट। ये बहुत छोटा सा पोर्शन बनता है, ये 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक है। एक छोटा सा बीच का बैंड है जो विजिबल रेज में आता है, जिसके प्रति हमारी आई सेंसिटिव है, जिसको देख पाते हैं। विजिबल के बाद आते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जब सूरज से जो किरणें आ रही है उसके अंदर इंफ्रारेड भी आ ही रहा है, वो वायुमंडल उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। कहते हैं ना 14% एब्जॉर्ब कर लेता है वायुमंडल किरणों को, जो सूरज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, और वायुमंडल गर्म हो जाता है। क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा होगा ये। तो 14% ये इंफ्रारेड को ही एब्जॉर्ब करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, कुछ इस तरह की गैसेज हैं, मीथेन गैसेज। और जब वो धरती तक बाकी रेडिएशन पहुंचती है, धरती गर्म हो जाती है, गर्म होके फिर लॉन्ग वेव्स निकालती है। लॉन्ग वेव्स कम एनर्जी की, कौन सी? ये वही इंफ्रारेड वेव्स ही निकालती है। पहले लेक्चर में भी बताया था कि जो अर्थ से रेडिएशन निकल रही है उसको क्या कहते हैं? इमिशन फ्रॉम द अर्थ। और उसके जो सेंसर रिस्पॉन्सिबल है उसको पकड़ने के लिए, वो कौन से सेंसर होते हैं? थर्मल। क्योंकि ये इंफ्रारेड क्या है? गर्मी। ये गर्मी लेके जाते हैं, गर्मी का आना जाना इंफ्रारेड के द्वारा ही होता है। तो ये इंफ्रारेड को ही हमारा वायुमंडल पकड़ता है आते हुए और जाते हुए, और हमारे यहाँ पर गर्मी को मेंटेन रखता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः या ग्रीन हाउस गैसेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, क्योंकि ज़्यादा इंफ्रारेड गैसेज को ये पकड़ती हैं, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को पकड़ती हैं। हमारे घर में रिमोट कंट्रोलर है, तो रिमोट कंट्रोलर में भी ये जो काम करता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन ही निकालता है, वो जिसके प्रति एक टीवी का सेट सेंसिटिव होता है। और जैसे हम कोई बटन दबाते हैं तो उसमें वो जो चेंजेस आ जाते हैं, तो रिमोट कंट्रोल से निकलने वाली रेडिएशन वो इंफ्रारेड ही है। इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स हैं। माइक्रोवेव्स ओवन है, माइक्रोवेव ओवन आते हैं खाना पकाने, गर्म करने के लिए, वो यही माइक्रोवेव उसके अंदर यूज होती है। तो सूरज से जो माइक्रोवेव्स आते हैं या अर्थ से जो माइक्रोवेव्स टकरा के जाती हैं, उनकी खासियत ये होती है कि बादल भी उनको पकड़ नहीं पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, कि वायुमंडल से तकरीबन सभी आ सकती है और जा सकती है। कुछ वाटर वेपर जरूर उसको, कुछ माइक्रोवेव को रोक सकते हैं, पर आमतौर पर वो ट्रांसपेरेंट होता है। ज़्यादातर हिस्से में ट्रांसपेरेंट है हमारा वायुमंडल, तो माइक्रोवेव वायुमंडल से आ जा सकती हैं। उसके बाद आ जाती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स
बहुत ही बड़ी है, बताया था एक बिल्डिंग से लेके कुछ किलोमीटर तक हो सकती हैं। ये वही रेडियो वेव्स हैं जो ट्रांजिस्टर रेडियो में जो प्रोग्राम आते हैं, एफएम पे जो प्रोग्राम आते हैं, ये उन्हीं रेडियो वेव्स के माध्यम से ही पहुंचाए जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल प्रोपगेशन में भी होता है, पर ये रेडियो वेव्स आउटर स्पेस सन से लगातार आती रहती हैं, ये रेडियो वेव्स भी। तो अब ये देखते हैं कि गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज, ये तो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। विजिबल रेज ये धरती तक आ भी जाती है और चली भी जाती है, तो इसलिए हमारी रिमोट सेंसिंग ज़्यादा किस में होगी? विजिबल लाइट के अंदर। तो जो रिफ्लेक्टेड रिमोट सेंसिंग है वो विजिबल लाइट पे है। अब बात करें इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को हालांकि वाटर वेपर, ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर कुछ हिस्सा टकरा के नीचे से वापस भी जाता है। जैसे वेजिटेशन है वो इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट भी बैक करती है, ऐसे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड। ये और बाकी इंफ्रारेड क्या होती है? हमारा अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर इमिट करेगा। वो वाली इंफ्रारेड अलग तरह की इंफ्रारेड होगी, थर्मल इंफ्रारेड। तो उसके लिए थर्मल सेंसर होंगे। जो रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड है उसको विजिबल के साथ ही उसके लिए ऑप्टिकल सेंसर होते हैं। माइक्रोवेव के लिए अलग सेंसर होते हैं, तो माइक्रोवेव्स में भी रिमोट सेंसिंग की जाती है। बाकी रेडियो वेव्स, हमारा आउटर स्पेस में आइनोस्फीयर है वो उसको टकरा के वापस नीचे भेज देगा, तो इसमें भी रिमोट सेंसिंग के पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ज़्यादा रिमोट सेंसिंग का ये वाला रीज़न बनता है जो रिमोट सेंसिंग हम कर सकते हैं। थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट का भी है, जैसे 0.4 से 0.7 होता है ना विजिबल, तो 0.3 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर तक का जो छोटा सा पोर्शन है अल्ट्रावायलेट का, उसमें भी रिमोट सेंसिंग हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये जानना जरूरी था, अलग अलग इसके जो रीजंस हैं उसका जानना जरूरी था कि रिमोट सेंसिंग किस में हो सकती है और क्यों हो सकती है, बाकी में क्यों नहीं हो सकती। ये हम उसमें भी करेंगे जब हम रिमोट सेंसिंग रीजंस और बैंड में जब हम इसको डिटेल से और स्टडी करेंगे। अब ये विजिबल का देखें, विजिबल ये एक छोटा सा पोर्शन है, बताया था 0.4 माइक्रोन से 0.7 माइक्रोन तक है। इसके अंदर 7 कलर होंगे, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं जिसको कहते हैं ना विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। पर बेसिक कलर इसके अंदर है नीला, ब्लू, ग्रीन और रेड। ये 3 बेसिक कलर है, इन्हीं के अलग अलग मात्रा में कॉम्बिनेशन होने के से बाकी कलर बनते हैं। जैसे ग्रीन और रेड के कंबाइन हो गए, इन दोनों के बीच के मार्जिन से बन गया येलो और ऑरेंज कलर। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ कलर बनेंगे, स्टार्टिंग में ये वायलेट और इंडिगो कलर्स हैं। हालांकि 3 बेसिक कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड। तो ब्लू कलर है 0.4 से 0.5 माइक्रोन, ये याद होना चाहिए। ग्रीन का है 0.5 से 0.6 और ये 0.6 माइक्रोन से 0.7 माइक्रोन। अगर बाकी भी इसमें एडजस्ट कर दे वायलेट, इंडिगो, तो कुछ पॉइंट्स के अंदर हो गए, बाकी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है अगर इतना हमें याद रह जाए तो जब हम बैंड्स को पढ़ेंगे तो देखेंगे ये एक अलग बैंड बनता है, ये अलग बैंड, और ये अलग एक रिमोट सेंसिंग बैंड है। ये आगे आने वाली क्लासेस में इसको और डिटेल से देखेंगे। तो अब तक हमने देखा कि जो गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट, वो सारा वायुमंडल उसको रोक लेता है, धरती तक आने ही नहीं देगा। तो आने नहीं देगा तो उसमें रिमोट सेंसिंग हो नहीं सकती। रिमोट सेंसिंग के लिए ज़रूरी क्या है? धरती से आ जाए, टकराए और टकरा के वापस धरती वायुमंडल से क्रॉस करके और सैटेलाइट तक जाए, तभी उसमें रिमोट सेंसिंग हो सकती है। पर इसको तो वायुमंडल एब्जॉर्ब कर लेगा, तो धरती से टकरा के जा नहीं सकती, तो इसमें रिमोट सेंसिंग हो नहीं सकती। तो रिमोट सेंसिंग किस में हो सकती है? जो अभी बताया था, विजिबल में, इंफ्रारेड में और माइक्रोवेव के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द रिमोट सेंसिंग सिस्टम ऑपरेट इन विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। तो इनके सेंसर भी अलग होंगे। जो विजिबल के लिए अलग तरह का सेंसर होगा उसको ऑप्टिकल सेंसर कहते हैं। विजिबल और इंफ्रारेड का थोड़ा सा हिस्सा जो जस्ट विजिबल के बाद आते हैं, जो विजिबल के बाद जो इंफ्रारेड है ना,
इसके भी 3 पोर्शन होते हैं। नियर इंफ्रारेड, विजिबल के साथ जो पोर्शन है उसको कहते हैं नियर इंफ्रारेड, जो बीच में होता है मिड इंफ्रारेड, और जो दूर होता है उसको फार इंफ्रारेड, FIR। तो ये जो नियर इंफ्रारेड है और विजिबल का, ये एक तरह के सेंसर से कंट्रोल हो जाते हैं, रिमोट सेंसिंग हो सकती है। और इसके लिए अलग सेंसर जो थर्मल सेंसर है, और माइक्रोवेव के लिए माइक्रोवेव सेंसर और अलग सेंसर यूज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, इनको देख लेते हैं। वो ध्यान से अगर सुना है तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी इसको सोल्व करने में। Which one of the following frequency region is a part of sun radiation? उसमें बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज और इंफ्रारेड रेज, फिर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो ये सारे के सारे हमने देखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो अब देखें ये रीजन दे रखे हैं, तो ये कौन सा सन का पार्ट है इनमें से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रीजन इज अ पार्ट ऑफ सन्स रेडिएशन? क्या अल्ट्रावायलेट है, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, या ऑल ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ दीज? कौन सा सही जवाब है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से उम्मीद है कर पाओगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement is correct? During the day, Earth reflects solar radiation. दिन में Earth solar radiation को reflect करती है. During the day, Earth reflects both solar radiation and emission from its surface, और emission भी करती है। या नाइट के समय में अर्थ सरफेस से इमिशन होता है, या ये सारी स्टेटमेंट ठीक है कि दिन में भी इमिशन होता है, रात में भी इमिशन होता है, और दिन में रिफ्लेक्शन होगा, क्या रात को भी रिफ्लेक्शन होगा? ये सब ध्यान देना। ये पिछले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आ गया था, अगर वहां नहीं किया है तो इसको यहां ध्यान से करें इसे। द एंटायर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम spans a large spectrum of wavelengths varying from, वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है? हमने उसमें क्या था कि 10 पावर रेज टू पावर 12 मीटर, -12 मीटर से लेकर 10 टू रेज पावर 3 मीटर तक पूरी रेंज है। तो ये देखें जो भी इसके नज़दीकी है तो उसको सही आंसर टिक कर लेना। विच अमंग द फॉलोइंग इज हैविंग मोर वेवलेंथ? इनमें से ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? क्या एक्सरे की है, कॉस्मिक, या रेडियो वेव्स, या गामा रेज? यानी कि सबसे बड़ी कौन सी इसके अंदर तरंगे हैं? ये बहुत इजीली उम्मीद है कर पाओगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वेव इज नॉट एम्प्लॉयड इन केस ऑफ रिमोट सेंसिंग? इनमें से किस में रिमोट सेंसिंग नहीं हो सकती? एक हिंट देता हूं, जो वायुमंडल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसमें तो हो नहीं सकती रिमोट सेंसिंग, केवल उसी में हो जाएगी जो वायुमंडल से आ जा सकती है। तो सही जवाब इसका देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो वेव्स आर हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंग ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? क्या रेडियो वेव की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है सभी में? ट्रू है, फॉल्स है? नेक्स्ट देखो, द विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियो वेव्स? फिर रेडियो वेव्स के बारे में आ गया। क्या रेडियो वेव की शॉर्टर वेवलेंथ होती है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, या लॉन्गर वेवलेंथ होती है, लेस फ्रीक्वेंसी होती है, या शॉर्टर वेवलेंथ और लेस फ्रीक्वेंसी, या लॉन्गर वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी? इसमें एक हिंट देता हूं, देखो लॉन्गर वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकता। अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेटेड है, एक दूसरे से उल्टा रिलेशन में है ये। अगर शॉर्टर वेवलेंथ है तो लेस एनर्जी ये भी नहीं हो सकती, अगर शॉर्टर वेवलेंथ है तो हाई एनर्जी होगी। तो दोनों ऊपर के चॉइस में से कोई एक है, वो उम्मीद है आप कर पाओगे। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट रीजन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो पूरा स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है, जितनी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगें आ रही हैं उनको डिनोट करें, उनके नाम लिखें, कोशिश करें तुम उसकी रेंज भी वहाँ लिख सको,
वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसका एक अच्छा सा डायग्राम बने और उसके सारे रीजन्स को एक्सप्लेन करें कि जैसे कॉस्मिक है, ये बड़े हाई एनर्जी की है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, छोटी वेवलेंथ है, अपर एनवायरनमेंट, अपर एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अर्थ तक नहीं आती है, अगर आती तो बड़ी डेंजरस हो सकती थी। मेडिकल यूज़ में गंभीर बीमारियों के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह से एक्स रेज का क्या यूज़ है, बाकी सारे जो भी रेज हैं उनका यूज़ बताते हुए इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो थैंक यू ये लेक्चर सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।